ओम आनंदमयम, ओम शांतिमयम, ओम ज्ञानमयम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत विकास के सिद्धांत, विकास किसे कहते हैं, मनुष्य के जीवन पर पड़ने वाले संयुक्त प्रभावों का संयुक्त रूप से अध्ययन करना विकास कहलाता है। सिद्धांत क्या होता है? सिद्धांत का अर्थ होता है जिसे सिद्ध किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? सिद्धांत। या ये से ऐसा कहें कि ऐसा क्रियाकलाप, ऐसा व्यवहार जिसका प्रमाण हो, जिसमें परिवर्तन संभव न हो या परिवर्तन अत्यंत कठिन हो या नहीं के बराबर हो, तो ऐसे व्यवहार, ऐसे क्रियाकलाप, ऐसे नियम को हम लोग क्या कहते हैं? सिद्धांत कहते हैं। यानी विकास के सिद्धांत मानव जीवन में शारीरिक दृष्टिकोण के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। शारीरिक दृष्टिकोण के अंतर्गत सिद्धांत क्या है, या ये भी कहें कि विकास के विभिन्न पहलुओं के अंतर्गत कौन कौन सा नियम या कौन कौन सा व्यवहार है जो निश्चित रूप से घटित होता रहता है, जिस पर समाज संस्कृति या बाह्य कारण भी उस नियम को नहीं तोड़ पाते हैं। उन गतिविधियों को हम लोग देखते हैं। पहला है विकास का अगर सिद्धांत की बात करें तो निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का यह तात्पर्य है कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास को रोका नहीं जा सकता। क्यों नहीं रोका जा सकता? क्योंकि विकास जो है संयुक्त क्रियाकलापों का परिणाम होता है, समस्त व्यवहारों का परिणाम होता है। अर्थात मनुष्य ज्ञान से, अनुभव से, शरीर से, संवेग से, संबंध से, क्रियाकलाप से, ज्ञान से इत्यादि सभी दृष्टिकोणों से कुछ न कुछ सीखता रहता है। अपने जीवन में कुछ न कुछ वह क्या करता है? जोड़ता जाता है। इसलिए यह विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। यानी निरंतरता कभी समाप्त नहीं की जा सकती है। जिस व्यक्ति के जीवन में निरंतरता समाप्त हो जाती है वो उसका जीवन का अंत हो जाता है। अर्थात विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। वह शरीर से संबंधित हो या फिर ज्ञान से संबंधित हो या व्यवहार से संबंधित हो या सभी दृष्टिकोणों से संबंधित हो, तो विकास जो है एक अब इसमें निरंतरता पाई जाती है। इसे कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसका पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत देखते हैं परिमार्जन का सिद्धांत। परिमार्जन के यहाँ सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि यह व्यवहार में या व्यक्तित्व में परिशुद्धता का विकास करता रहता है। यानी यदि कोई व्यवहार गलत हो गया है तो उसको धीरे धीरे सुधार करने संबंधी निर्देश भी बताता रहता है। यानी परिशुद्ध करता है व्यवहार को, ज्ञान को, समझ को, क्रियाकलाप को, संवेगों को। यानी जो आदमी, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो व्यवहार किया और उसको पता चला कि ये मेरा व्यवहार गलत है, तो उसमें सुधार करना शुरू कर देगा। इसलिए विकास जो है सभी प्रभावों का संयुक्त रूप से अध्ययन करता है। इसलिए व्यक्ति के अंदर अगर व्यवहार में कोई कमी है तो उसमें परस्पर सुधारात्मक क्रियाओं को बढ़ावा देता है, परिमार्जित करता है, परिशुद्ध बनाता है, अच्छा बनाता है, उत्तरोत्तर उच्च स्तरीय बनाता है। यही कारण है कि जितने प्रौढ़ लोग होते हैं या जितने अधिक उम्र वाले होते हैं उनके व्यवहार में उतनी सावधानियाँ देखने को मिलती है, उतना ही उनके अंदर अगर किसी बात को लेकर विचार विमर्श, सोचने समझने की प्रबुद्धता बढ़ती जाती है। इसका यही कारण है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में प्रारंभ से बहुत कुछ जान के अनजाने में से बहुत कुछ सीखा है, जिसके कारण से उनके यह व्यवहार परिलक्षित होता है। विकास क्रम। यहाँ विकास क्रम का यहाँ तात्पर्य है विकास में एक निश्चित सिस्टमेटिक क्रम पाया जाता है। जैसे सिस्टमेटिक, यहाँ अगर हम क्रम की बात करें तो जैसे मानव शरीर को अगर हम लेते हैं तो पहले क्या बनता है? पहले वो बालक होता है, फिर उसके बाद किशोर होता है, फिर उसके बाद युवा होता है, फिर उसके बाद प्रौढ़ होता है, वृद्ध होता है। यानी विकास का एक क्रम पाया जाता है। जैसे अगर गणित की बात करें तो गणित में अंक, फिर उसके बाद जोड़, घटाना, भाग, गुणा, उसका अपना क्रम चलता रहता है। उसी तरह से अगर ये विकास, प्रत्येक क्षेत्र में जो विकास को अगर देखोगे तो विकास का एक निश्चित क्रम पाया जाता है। उस क्रम को कोई नहीं तोड़ सकता, वो क्रम हमेशा पाया जाता है। संयुक्त रूप से आप देखेंगे तो भी, जैसे होता है ना कि माता पिता का सम्मान बहुत ज़रूरी होता, फिर उसके बाद और लोगों का सम्मान, फिर इसी तरह से क्रम पाया जाता है। गुरु का सम्मान, फिर उसके बाद माता पिता का सम्मान,
फिर इसी प्रकार से ऐसे जैसे सिस्टमेटिक क्रम पाया जाता है, जैसे कक्षा 1 2 3 4 5 6 7 8 चलता है वैसे क्रम। उसी तरह से विकास का अपना क्रम होता है। अगर शरीर के अनुसार देखें तो पहले बालक जो है शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ऐसे यानी एक सिस्टमेटिक क्रम पाया जाता है और इस क्रम को भंग नहीं किया जा सकता। इसीलिए विकास का एक निश्चित क्रम सिद्धांत होता है। परस्पर संबंध का तात्पर्य यह है कि जो विकास होता है वह विभिन्न क्रियाकलापों, क्षमताओं, योग्यताओं का परस्पर संबंधों का परिणाम होता है। जैसे संवेगों का संबंध, ज्ञान का संबंध, आर्थिक संबंध, राजनीतिक संबंध, सामाजिक संबंध, विभिन्न क्रियाकलापों के अंतर्गत अनुभविक संबंध, यानी सभी संबंधों का जो भी क्रियात्मक, भावात्मक, संवेगात्मक जो भी संबंध हैं उसके सभी का आपस में जो है परस्पर संबंध का आधार पर विकास तय होता है। इसीलिए परस्पर संबंध जो है विकास का एक ठोस सिद्धांत बन जाता है। आगे चलते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का मतलब समानता के आधार पर कोई प्रारूप। जैसे विकास जानवरों में भी होता है, उनके शरीर का भी विकास होता है, उनकी समान जाति पाई जाती है, इसलिए उनका समान प्रतिमान। मनुष्यों की अपनी जाति होती है, उसमें अपना मॉडल होता है, अपना उसका विकास का प्रारूप होता है, यानी समान जाति में समान प्रारूप पाया जाता है विकास का। समान जाति में वृक्षों का देखेंगे तो उनका अपना अलग होता है, अंकुरित होना, पौधा होना, फिर बड़ा वृक्ष बनना, फल लगना, फूल लगना, फल लगना, ये सब क्रम चलता रहता है। तो समान जाति का समान प्रतिमान पाया जाता है, समान स्वरूप पाया जाता है। यह भी विकास का महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है जिसको बदलना संभव नहीं होता। ठीक है, इसलिए इसको हम अध्ययन करते हैं। अगला है सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया का मतलब कोई कार्य करना, यानी विकास का एक और भी सिद्धांत यह है कि यह सभी क्षेत्रों में पहले सामान्य चीज़ों को सिखाता है, फिर उसमें विशिष्टता यानी उसमें विशेषता हासिल कर देता है। फिर उसमें अगर वो सामान्य के बाद विशेषता आती है, विशेषता पहले नहीं आएगी, बल्कि क्या होगा, सामान्य से विशेष की ओर व्यक्तित्व का विकास होता है, यानी जीवन का विकास होता है। पहले गरीब है, फिर सामान्य, फिर अमीर, ऐसे टाइप का होता रहता है। एक प्रकार से कहा जाए तो शरीर का भी अगर देखा जाए तो इसी तरह से विकास होता है। पहले सामान्य शरीर सबको प्राप्त होती है, उसमें कोई मेहनत किया तो पहलवान बन गया, सबको सामान्य रूप से ज्ञान होता है, बुद्धि की सबकी बराबर क्षमता होती है, लेकिन उसी बुद्धि का जो ज़्यादा प्रयोग कर देता है वो विशिष्ट अगर प्रयोग करने लगता है तो बुद्धिमान, काफ़ी गुणशाली, प्रभावशाली हो जाता है। यानी यह सामान्य से विशिष्ट कई जो है स्वरूप को प्रदर्शित करता है विकास, इसको भी नहीं चेंज किया जा सकता, इसलिए यह भी सिद्धांत है। आगे चलते हैं सातवां, अगर हम देखें मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत। यह हमारे शरीर की अगर बात करें तो पहले हमारे शरीर में मस्तक का निर्माण होता है, ब्रेन का, बुद्धि का, पहले शरीर का मस्तिष्क वाला भाग बनता है, फिर धड़ बनता है, फिर उसके बाद पैर, हाथ पैर निकलना शुरू होते हैं। इसलिए जो है हमारे जो जीव की संरचना ये सभी जीवों में पाया जाता है, जानवरों में भी, मनुष्यों में भी, सभी जीव जंतुओं में पाया जाता है। वनस्पतियों की नहीं, जीव जंतुओं की बात कर रहा हूँ। तो उसमें पहले मस्तकाधोमुखी यानी पहले उसका मेन अंग बनता है, फिर उसके बाद विभिन्न अंगों का विकास होता है। यह भी इसका महत्वपूर्ण सिद्धांत है विकास के सिद्धांत के अंतर्गत। आगे चलते हैं वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। वंशानुक्रम की अगर हम बात करें तो जो जीवों की जो संरचना है वंशानुक्रम और उसका पर्यावरण के संग बहुत घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। जैसे अगर हम बीज को लें तो बीज जब भूमि के संग, नमी के संग संसर्ग में आएगी तो जैसा मिट्टी होगा, जैसा वातावरण होगा, वैसा उसका आकार बनना शुरू हो जाएगा। यदि कोई, जिसे अगर ये कहा जाए अगर व्यवहार तो उसे अगर कोई सांवला भी व्यक्ति है, नस्ल का सांवला व्यक्ति है, और उस व्यक्ति को ले जाकर ठंडे प्रदेशों में कुछ समय तक रख दिया जाएगा तो उसकी आगे आने वाली संतानें गोर होना शुरू कर देंगे, यानी गोरा रंग हो जाएगा। कहने का मतलब जो वंश के अनुसार जो जीवों की उत्पत्ति होती है उस उत्पत्ति का पर्यावरण के साथ बहुत घनिष्ठता का संबंध होता है। इसी तरह से ऐसा भी देखिए, अगर बाद की संतानों को अगर आप देखें, माता पिता की अगर बाद की संतानें दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, तो जितनी बाद की संतानें होती उतना ही फ्रैंक व्यवहार करती हैं, उतना ही कॉन्फिडेंस, उतना ही साहसी, संघर्षशील होते हैं। तो यह वंशानुक्रम यानी वंश जैसे जैसे वो क्रम बढ़ता जाता है वंशानुक्रम का, वातावरण के संग उसकी अंतःक्रिया, रिएक्शन भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। यह भी अटूट सिद्धांत है, यह भी क्या है, अटूट सिद्धांत है, सभी जीव जंतुओं में पाया जाता है। इसलिए विकास का
वंशानुक्रम में वातावरण के संग घनिष्ठ संबंध है, इसका यह भी सिद्धांत। 9वां अगर सिद्धांत की बात करें, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का तात्पर्य यह है कि जैसे हम लोग कोई व्यवहार करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो मन, बुद्धि, शरीर, सोच, समझ सब एक जगह कंसंट्रेट होकर के उसका वो कार्य होता है, तभी वो कार्य हो पाता, नहीं तो नहीं हो पाता। तो सभी क्षमताओं, योग्यताओं का एक साथ प्रस्तुत होता है, तब जाके वो विकास का रूप प्रदर्शित हो पाता है। तो ये अंगों के हिसाब से देख लिए। अब इसी तरह से अगर कोई सामाजिक कोई कार्य आप कर रहे हैं, तो उसमें आपकी बुद्धि, इच्छा, कार्य, शरीर के अंग उपांग, सोच, समझ, प्रयास सभी कुछ लगा हुआ है। तो ये इसीलिए कहा जाता है संयुक्त योग्यताओं का परिणाम ही विकास है। इसी को कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत। यह 9 सिद्धांत हैं, आपको बताया गया। उम्मीद है कि आप इस सिद्धांत को समझ गए होंगे। प्लीज़ मेरा वीडियो इसको देख करके 4 बार सुन लीजिए, उसके बाद लिख करके जब अपने समझ करके आप लिख देंगे तो हमेशा के लिए आपको तैयार हो जाएगा। इसलिए वीडियो देखने के बाद आप नोट्स ज़रूर बना लें, ताकि हमेशा के लिए आप याद कर लें। मुझे उम्मीद है कि मेरा व्याख्यान आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। हरिओम।